अपनी ऐसे इंसल्ट होता देखकर रोहित का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मुट्ठियों को कसते हुए उसने कहा, हाउ डेयर यू टू। कहते हुए उसने टीना को जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया, इतने में किसी ने आकर उसका हाथ संभाल कर कहा, लड़कियों पर हाथ उठाना कोई बहादुरी वाला काम नहीं है, समझे। तू होता कौन है मुझे समझाने वाला। ये हम दोनों के बीच का मामला है। चल साइड हट, आज इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। कहकर वो फिर एक बार टीना की तरफ बढ़ा। दिलजीत ने उसे फिर पीछे की तरफ धकेल दिया और कहा, ओ भाई लिमिट में। माना मैं कोई नहीं तुम दोनों के बीच आने वाला, लेकिन अपनी आंखों के सामने किसी लड़की पर हाथ उठते हुए मैं नहीं देख सकता। अच्छा तो तू रोकेगा मुझे। हाँ क्यों नहीं। टीना बस रोए जा रही थी। उसका वहाँ हो रही बातों पर कोई ध्यान नहीं था। एकदम से टीना वहाँ से रोते हुए बाहर आ गई। दिलजीत ने उसे समझाते हुए कहा, देख प्यार से कह रहा हूँ, तेरी भलाई इसी में है, निकल जा यहाँ से। वो कहने लगा, तो अब तू बताएगा मुझे क्या करना है। कहते हुए अपनी बाजू चढ़ाने लगा। अपनी मर्दानगी तू लड़कियों पर ही दिखा सकता है, मुझ पर आजमाने की कोशिश भी मत करना, वरना वरना क्या। देख कह रहा हूँ, मत भड़का मुझे। शोला हूँ बेटा, खेलेगा ना तो तू ही जलेगा। रोहित ही सुनते ही बौखला गया और दिलजीत पर हाथ उठाने लगा। दिलजीत ने बहुत कंट्रोल किया, पर उसका हाथ खुद की तरफ आता पाकर उसके हाथ को मरोड़ते हुए एक गुस्सा जोरदार उसके पेट में घूसा जड़ दिया, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। दिलजीत वहां से अपना सामान उठाते हुए बाहर आया तो उसकी नज़र टीना पर गई, जो सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखे जा रही थी। दिलजीत उसके पास गया और कहा, देखो ऐसे नहीं होता कि किसी ने दिल तोड़ दिया तो बंदा सुसाइड कर ले। अरे वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। टीना का ध्यान अब भी उसकी बातों पर नहीं था। वो आगे बढ़ने लगी। दिलजीत ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या। इतनी सी बात के लिए जान दोगी अपनी, वो भी उस कम कम ज़र्फ के लिए। टीना ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है। मैं क्यों दूंगी जान उस कमीने के लिए। तो तुम सड़क पर आगे क्यों बढ़ रही थी। अब घर भी ना जाऊं। माना दिल टूटा है, इसका मतलब ये नहीं कि जान दे दूं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो प्यार के चक्कर में सब भूल जाती हैं। समझ चुकी हूं मैं भी, प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, फैमिली भी होती है। मेरे पास रोहित से पहले वो थे। रोहित तो कुछ सालों से मिला, लेकिन मेरी फैमिली तो मेरे पास बहुत सालों से है। ये बात सुनकर दिलजीत दंग रह गया और उसे देखते हुए बोला, सोचा नहीं था तुम इतनी समझदार वाली बातें कर सकती हो। टाइम सब सिखा देता है। इधर रूही बेंच पर ही बैठकर टीना का इंतजार कर रही थी। तभी वहां से अभय जा रहा था। उसकी नज़र उस पर गई तो उसने आसपास देखा। कॉलेज पूरा साफ हो चुका था, कोई नहीं था, क्योंकि सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी, सब घर जा चुके थे। फिर ये यहाँ। वो आगे बढ़ा और बोला, आज रात दोबारा से वो कल वाला सीन करने का इरादा है क्या। रूही का ध्यान अभय की आवाज़ पर गया। उसने कहा, मतलब कि रात होने वाली है और तुम अभी तक यहीं हो। यहाँ क्या कर रही हो, घर नहीं जाना तुम्हें। आपसे मतलब। लो, एक तो भलाई तुम्हारी भलाई की बात कह रहा हूँ, ऊपर से मैडम इतने तेवर दिखा रही हैं। हाँ तो किसने बोला आपसे, जाओ ना। अच्छा। तभी अभय का ध्यान कल की बात पर गया। उसने कहा, एक बात पूछनी थी, कल वो तुम रो क्यों रही थी। कौन रो रहा था। तुम जब अपने जीजू के साथ थी तब। रूही ने अनजान बनते हुए और बात को छुपाते हुए कहा, अच्छा वो। हाँ वो मैं थोड़ी रो रही थी। वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था। अच्छा, पर मुझे तो कुछ और ही लगा था। क्या कुछ और। कुछ नहीं, बस वो आंख में चला गया था कुछ, ज़्यादा मत सोचो। ऐसा था तो हकला क्यों रही हो, जैसे कुछ छुपा रही हो। नहीं तो मैं कहाँ हकला रही हूँ। अच्छा तो फिर तुम भागी क्यों थी वहाँ से। मैं कहाँ भागी थी। और वैसे भी आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं मुझ में। मेरा मतलब मैं रोऊं भागूं या कुछ भी करूं, इससे आपको क्या। हाँ हाँ मुझे क्या। मेरी बला से जो करना है वो करो, मुझे क्या। तो क्या क्या मतलब। अभी तो आपने कहा जो मैं करना चाहूँ वो करूँ, तो अब आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। छोड़ दे मुझे अकेला मेरे हाल पर। हाँ हाँ मुझे भी कोई शौक़ नहीं है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने का। मैं तो जा ही रहा था। वो तो बस मुझे तुम दिख गई तो बस। तुम फुकू की दोस्त हो इसलिए बस पूछने चला आया। तभी टीना भी वहां आ पहुंची। अभय को रूही से बात करता पाकर वो एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, कंट्रोल टीना कंट्रोल।
उस लीचड़ के बारे में भाई को नहीं पता चलना चाहिए, वरना उसका तो बुरा हाल करेंगे ही, मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। पहले ही वार्निंग दी जो थी, पर मैं ही अंधी थी। उस डफर के लिए कितना गलत कर रही थी मैं खुद के साथ, अपनों के साथ, सबको धोखा दे रही थी। नहीं नहीं, अब और नहीं। लंबी सी सांस लेते हुए ऑल इज़ वेल कहती हुई वो अपने दिल पर हाथ रखती हुई, अपनी फीलिंग्स को काबू में करती हुई उनकी तरफ बढ़ गई। टीना को देखते ही रूही उसकी तरफ देखने लगी। अभय की नज़र भी अब उस पर गई। ए फुकू, तू अभी तक कॉलेज में ही है? तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो अभी तक कैंपस में? क्लासेस ओवर हुए तो 1 घंटा हो गया है। हाँ मानती हूँ, क्लासेस ओवर हो गई हैं भैया। वो कुछ, हाँ कुछ डाउट थे बस। है ना रूही? रूही की तरफ देखते हुए टीना बोली। हाँ हाँ तो ठीक है ना, इसमें शक्ल पर 12 बजाने की क्या ज़रूरत है? और ये तेरी आंखें भी इतनी लाल? उसकी आंखों में झांकते हुए अभय ने पूछा। 12 कहाँ बज रहे हैं, आप भी ना भैया। और रही बात आंखों की, तो वो ना मेरी आंख में कुछ चला गया है, जिस वजह से शायद लाल हो गई। चला गया मतलब तुम दोनों दोस्त एक जैसी ही हो, दोनों की आंखों में कुछ न कुछ चला जाता है। ध्यान रखा करो अपना। अनमोल होती हैं ये आंखें, ऐसे कैसे किसी को भी इनमें आने देती हो? टीना ने कुछ नहीं कहा। वो अब रूह की तरफ वहाँ से चलने का इशारा करने लगी। रूही इसको ऐसे अटपटा बर्ताव वो भी अपने भाई के साथ नोटिस कर रही थी। सब समझ तो चुकी थी कि कुछ तो बात है, पर उसने अभय के सामने पूछना सही नहीं समझा। टीना ने आखिर में कह ही दिया, चलें घर रूही? अभय ने कहा, घर? हाँ चल, तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ ना घर, मेरा भी काम हो गया तो चलें। हाँ भैया, पर आज रूही भी मेरे साथ ही घर जाएगी, असाइनमेंट करना है साथ मिलकर। हाँ तो कोई नहीं, ये भी साथ ही चली चलेगी, अगर इसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ऐसे आपसे क्या प्रॉब्लम होगी? क्यों रूही, सही कहा ना? पर टीना, मैं आज घर ही चली जाती हूँ, लगता है तू भूल गई किस लिए जाना था तुझे मेरे घर। याद दिलाऊं क्या? नहीं। अरे तो फिर चलना, फिर वैसे भी बहुत देर हो गई है, कहकर टीना रूही का हाथ पकड़कर अभय के पीछे चल दी और गाड़ी तक पहुंचने पर दोनों गाड़ी में बैठ गईं। अभय गाड़ी चला रहा था और टीना और रूही दोनों पीछे वाली सीट्स पर बैठी थीं। अभय ने एक जगह गाड़ी रोकी तो टीना ने पूछा, गाड़ी क्यों रोकी भैया आपने? घर तो अभी नहीं आया है। हाँ वो रिशु का मैसेज आया था, वो यहीं पास में आ रखा था, तो वो भी बस आ ही रहा होगा। आ क्या रहा होगा, आ गया, कहते हुए ऋषभ कार में बैठा और पीछे की तरफ नज़र करते हुए कहा, फुकू तू और रूही जी आप? हाँ वो भाई मिल गए थे तो साथ ही आ गए। अभय ने वापस गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी में एकदम सन्नाटा था। रूही टीना को देख रही थी। रूही ने टीना के हाथ पर हाथ रखकर उससे इशारे में पूछा, लेकिन टीना ने सब ठीक है कहकर बाहर देखने लगी। रूही भी अब बाहर देख रही थी। अभय भी चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी ऋषभ ने कहा, ओह भाई, हो क्या गया है सबको जो ऐसे चुपचाप बैठे हो? और हाँ टीना, तू तू तो कभी ऐसे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। कहीं रोहित और तेरा ब्रेकअप तो नहीं हो गया? ऋषभ को पता था कि वो आज रोहित से मिलने गई थी। टीना ने यह सुना तो खुद को संभाला और बोला, क्या भाई आप भी ना, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ, ऐसे कैसे? तेरे हाव भाव से तो ऐसे ही आसार दिख रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? मेरी छोड़िए। बात पलटते हुए वो बोली, आप बताओ कहाँ से आ रहे हो? आज आपने कौन सी वाली डील की? मैंने सोनिया से शर्माते हुए ऋषभ ने कहा। कौन सी? वो नीली आंखों वाली? हाँ वही, कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। अभय और रूही दोनों की बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगे। भाई गाड़ी चला, यूं न देख घूर घूर के, कहीं आप, अच्छा इनका क्या, ये तो ऐसे ही देखेंगे। वैसे तू कब से इंटरेस्ट लेने लगी मेरी वालियों में? तुझे तो फ्लर्टिंग बिल्कुल पसंद ही नहीं। तुझे वो सच्चा टू हेवन लाइक लव की फिलॉसफी पर बिलीव करती है ना? बिलीव करने से क्या होता है? हाँ था तो कुछ ऐसा ही, पर मुझे अब लगता है कि ये ट्रू लव सब ये सब कोई चीज़ नहीं। आज की बेरहम दुनिया में मानो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप जैसे लाइफ ही, ही आज के माहौल में ठीक है। सबके साथ मजे लो, जियो और जीनो दो वाले ही फिलॉसफी बेस्ट है। ओहो तेरे बारे में, चुप कर रोहित, सुन लेगा तो क्या सोचेगा? अभय ने कहा। सुन लेगा तो क्या, उसकी लाइफ जो करना चाहिए वो करे। वैसे तूने सही कहा यार, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अच्छा आपको तो ऐसा ही लगेगा ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाती है। अजी आप बताएं इस बारे में आपके क्या विचार हैं? रूही की तरफ नजरें करते हुए ऋषभ ने कहा। कौन, मैं? हाँ हाँ आप ही। सही कहा इन्होंने, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब ढकोसले हैं। अरे क्या बात है, मतलब दोनों सहमत हो एक ही बात से?
सेम थिंकिंग, लगता है आपका भी दिल टूटा हुआ है। अभय का ध्यान अब गाड़ी के सामने वाले शीशे पर से रूही पर था। जैसे ऋषभ ने ये बात कही, रूही ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर देखना शुरू किया। अभय ने कहा, तू कब से ये फालतू की बातें करना छोड़ेगा? अरे भाई, आपको तो मेरी सारी बातें फालतू की लगती हैं। चलो मैं चुप ही हो जाता हूँ, कहकर उसने फ़ोन ऑन कर दिया। गाड़ी जैसे ही घर के बाहर पहुंची, अभय ने कहा, चलो घर आ गया। अरे भाई, अब जब यहाँ तक आया ही है तो आज और रुकता जाना। आपके साथ वैसे भी मुझे कम टाइम स्पेंड करने को मिलता है। आज मौसी और मौसाजी भी घर पर नहीं हैं, कहाँ मन लगेगा मेरा अकेले। ठीक है, यहाँ पर रहूँ या पीजी में क्या फ़र्क ही क्या पड़ता है, सोना ही तो है। उसके बाद वो तीनों कार से उतरे और अभय कार को पार्क करने चला गया। टीना ने ऋषभ से कहा, भाई आप भैया के साथ आ जाना, मैं रूही को लेकर अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है, तुम चलो। टीना रूही को अपने रूम में लेकर आई। आते ही सीधा वो बेड पर आकर लेट गई। रूही ने उसके पास बैठते हुए कहा, क्या बात है मैडम, तेरे तेवर ज़्यादा ही नहीं बदल गए? मतलब गई तो थी चहचहाती सी, लेकिन जब से आई है तब से नोटिस कर रही हूँ कि तेरा चेहरा लटका हुआ है। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। ओहो, तो मैडम अब तू मुझसे भी बातें छुपाएगी? चल, भाइयों को तो चलता है, तूने नहीं बताया, पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताएगी? देख ले, फिर मैं भी तुझे नहीं बताऊंगी। पूछती रहना फिर। अरे रू, बोल ना यार, कुछ भी नहीं है बताने लायक। कुछ हो तो बोलूँ ना? बोलूँ मतलब? रोहित और तेरी फिर से लड़ाई हुई क्या? उसका तो नाम भी मत ले मेरे सामने। क्यों? अब क्या किया उसने? वो बैठते हुए बोली। अरे पूछ, क्या नहीं किया उसने? मतलब सीधा सीधा बोल। शादी फिक्स हो गई है उसकी। व्हाट? हाँ, छोड़ना चाहता है वो मुझे रू। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुमने उससे बात नहीं किया क्या? कहता है पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकता। साला कमीना, बास्टर्ड कहीं का। अगर उसको ये सब करना था तो मेरे को सपने क्यों दिखाए उसने? कहते हुए टीना रू की गोद में सर रखकर फबक फबक कर रो पड़ी। क्या कहा उसने, उस कमीने ने तेरे से? बाहर से उनके कानों में आवाज़ आई। रूही और टीना दोनों आवाज़ की तरफ नजर गई, जहां अभय और ऋषभ दोनों खड़े थे। टीना ने रूही की गोद से सर उठाते हुए आ रहे आंसुओं को पोंछने लगी। कुछ भी तो नहीं भाई। क्या कुछ नहीं? हमने सब सुन लिया है। उसकी तो खैर नहीं, तू मुझे उसका पता दे, जाकर अभी बताता हूँ उसे तो मैं कैसे करते हैं शादी। ना आज उसकी बारात निकलवाई तो मेरा नाम भी अभय नहीं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भैया। ऋषभ ने कहा, क्यों ज़रूरत नहीं है? उस साले की हिम्मत कैसे हुई तेरे साथ ऐसा करने की? अरे जब निभा नहीं सकते तो कमिट क्यों करते हो? हाँ टीना, मुझे इसी बात का डर था। कहता था ना मैं कि मत पड़ इस प्यार व्यार के चक्कर में, सब झूठ होता है, सब धोखेबाज होते हैं। आज देख भी लिया तूने। उस साले में पहले सपने दिखाए और अब सारे सपने तोड़कर अपनी नई दुनिया बसाने चला है। टीना रोने लगी और बेड पर बैठ गई और बोली, भैया सही कहा था आपने, मैं ही पागल थी। ऋषभ और अभय उसके पास आए और उसके दोनों ने उसको गले लगाया और बोले, तू रो मत, ये तेरे भाई हैं ना, सब ठीक कर देंगे। हम भी देखते हैं तुझे आंसू देखकर कैसे मुस्कुराता है वो। अभी तेरे कदमों में ला देंगे उसे। नहीं भैया, आप लेकर आ भी जाओगे तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता। सब टाइम पास था उसके लिए। मुझे ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए। अगर वह मुझसे छुटकारा पाना चाहता है तो मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ। भैया प्लीज़ आप ऐसा मत करो। कहते हुए टीना फूट फूट कर रोने लगी। रूही ने उसको कहा, टीना ऐसी रोएगी तो कैसे चलेगा? रूही, तो अब तू ही बता, मैं क्या करूँ मैं? यार यू आर स्ट्रांग। उस छछूंदर के लिए देख तू क्या कर रही है, खुद का क्या हाल बना लिया है, और साथ में देख अपने भाइयों को भी। मतलब सीरियसली, वो अब इतनी अटेंशन डिज़र्व नहीं करता। होगा क्या तेरे रोने से, तू बता? ज़्यादा से ज़्यादा तू बीमार होगी ना, मेंटली कमज़ोर होगी, और क्या। ठीक है, तुझे रोना है ना, तू रो ले। दे दे उसे अब भी इम्पोर्टेंस, जबकि उसे तेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। उसे नहीं पड़ी तो क्या मेरा दिल तो अभी तक मानने को तैयार नहीं कि वो शादी कर रहा है। कितनी आसानी से कह दिया उसने। क्या पेरेंट्स सिर्फ उसके ही जैसे मेरे ही तो है ना? वही तो। देख, अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए ही खुद को स्ट्रॉन्ग कर। ऐसे 36 आएंगे 36 जाएंगे। अरे हमें आप ऐसे कैसे सकते हो? ऋषभ रूही को टोकते हुए बोला। क्यों, आखिर क्या ही गलत कहा है मैंने? और आप भी तो रोज़ ऐसा ही कुछ करते हैं। आप भी तो ऐसे ही कितनों का दिल तोड़ते होगे। आज आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ है तो बुरा क्यों लग रहा है आपको? पर मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। हाँ माना, खुल के हंसता बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की फीलिंग की। अब इस दुनिया में मेरे पास ही है क्या? बस तन्हाई ही तो है ही क्या? बस तन्हाई ही तो है। तो थोड़ा हंस कर बोल कर काट लेता हूँ टाइम।
पर आप नहीं समझोगी, रहने दें। आपके पास तो सब है ना, अपनी भरी पूरी फैमिली। कहते हुए भरी आंखों से वो दरवाजे पर जोर से धक्का देते हुए बाहर आ गया। टीना पहले ही परेशान थी और रूही का ऋषभ से ये सब कहना और उसके बाद उसका रिएक्शन देकर वो और उसे ज़्यादा टेंस हो गई और ऋषभ को ऐसे जाते देखकर अभय की तरफ देखती हुई बोली, भैया ऋषभ भाई को संभालें, वो वरना। पर तू भी तो। मैं ठीक हूँ, रूही है ना मेरे साथ। कहते हुए वो भी तेजी से ऋषभ के पीछे गया। ऋषभ गार्डन में पहुंचकर बार बार झूले से सटे पोल में पैर मार रहा था। अभय ने पीछे से आकर कहा, OMG, ऋषु को गुस्सा भी आता है, दिखा तो अपना चेहरा। कहते ही जैसे अभय ने उसका चेहरा पकड़ा और पलटा कर देखा तो वो रो रहा था। ये क्या, तू रो रहा है? तुझे कब से किसी की बातों से फ़र्क पड़ने लगा? हूँ तो मैं भी इंसान ही ना। कब तक कैसे और किस से छुपाता फिरूं? क्यों भगवान, क्यों मुझे ही क्यों अकेला छोड़ा आपने? क्या इतना बुरा था मैं जो? ओ बुरे इंसान, तू अकेला कैसे है? हम नहीं हैं क्या तेरे? बिल्कुल, आप लोग ही तो हो मेरे सब कुछ। सही कहा वैसे तूने। तो मुझे ही, तेरे अंदर के इंसान को जो तूने कहीं छिपा के रखा है, दुनिया को दिखाना पड़ेगा ना। कहते हुए उसने उसको गुदगुदी करना शुरू किया। ऋषभ जोर जोर से हंसने लगा। अभय उसको देखकर हंसने लगा। भाई बस बस। ऊपर से टीना और रूही खड़ी उन्हें देख रही थी। तभी टीना ने कहा, रूही तू जानती है ऋषु भैया सबको बहुत खुश नजर आते हैं। ये सबको खुश रखते हैं, पर ये अपना दुख किसी को नहीं दिखाते। जब ये छोटे थे तभी इनसे इनकी सारी खुशियाँ छीन ली। वैसे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि इसका जिक्र कभी घर पर होता नहीं है। मैंने जब से होश संभाला है ये हमारे साथ ही रहते हैं। रहते क्या हैं, वैसे तो ये हमेशा हॉस्टल में बाहर ही रहते हैं। होली दिवाली पर जिद करके बुला लेते हैं हम इन्हें, लेकिन आज तक इन्होंने कभी किसी को अपना दुख नहीं जताया कि ये आज भी अपने मम्मी पापा को मिस करते हैं। आज तूने इनसे जो बात कही वो उनको बुरी लगी, तभी उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। मैंने आज तक कभी उनको ऐसे नहीं देखा। यार सॉरी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने तो वो बातें बस फ्लो में। आई नो, तूने वो बातें बस ऐसे ही बोल दी। खैर छोड़, देख हंसते हुए कितने प्यारे लगते हैं ना। रूही ने उनकी तरफ देखकर, अच्छे तो लगते हैं। ऋषभ जी को तो बहुत बुरा बार हंसते हुए देखा, पर अभय जी को पहली बार इतना हंसते हुए देख रही हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। कहते हुए वो बहुत प्यार से देखने लगी। ओ हेलो, मेरे भाइयों को ऐसे मत देख, नज़र लग जाएगी। अच्छा चल पागल, चल अंदर कुछ खाते हैं। देख तेरे घर आई और तूने कुछ खिलाया भी नहीं। कैसी दोस्त है ना तू। ओ ड्रामेबाज, चल मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया उस उल्लू के पट्टे की वजह से। अब मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दूंगी। कहते हुए टीना ने लंबी सांसें लीं। रूही ने उसे गले लगाया और कहा, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। हाँ यार, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से अब किसी को कोई परेशानी हो। टीना और रूही नीचे आए। वहाँ हॉल में अभय और ऋषभ भी अब तक आ चुके थे। रूही ऋषभ के पास आई और कहा, सॉरी ऋषभ जी, मुझे आपसे वो सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं वो बस। अभय ने तंज सा कसते हुए कहा, यह सही है, पहले बात बोल दो, फिर सॉरी करके परोस दो। सॉरी। रूही ने अभय को घूरा और धीरे से बोला, घायल शेर कहीं का। अभय ने कहा, हे वेट, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो बस ऋषभ जी से सॉरी मांग रही हूँ। ऋषभ ने कहा, इट्स ओके। आपकी जैसे प्यारी लड़की माफ़ी मांगे अच्छा नहीं लगता। अभय ने कहा, ये फिर से शुरू हो गया। टीना के पास गया और बोला, तू ठीक है ना? हाँ भैया, एकदम ऑलराइट। आप लोगों के होते हुए भला मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ? ऋषु भाई, हाँ सही कहा बिल्कुल तूने, हमारे रहते तो दुखी कभी नहीं। चलो खाना खाते हैं अब। टीना ने कहा, पर घर पर तो कुछ है ही नहीं, मैंने चेक कर लिया है। ऋषभ ने किचन की तरफ देखते हुए कहा। अभय ने सिर पर हाथ रखा और कहा, अरे कोई नहीं, जब अभय इज हियर। भाई गलत बात, ये लाइन मेरी कॉपीराइट है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ तो ठीक है, खाने का इंतज़ाम कीजिए अपने कॉपीराइट से। कोई नहीं, ऑर्डर कर देते हैं। वैसे तो मुझे भूख नहीं है, आप सबके लिए मैं कर देता हूँ बुकिंग। ऋषभ ने मोबाइल उठाते हुए कहा, क्या खाएंगे आप लोग? भाई रोज़ घर का खाते हैं, आज पिज़्ज़ा पार्टी होनी चाहिए। आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें। ठीक है कहकर उसने बुकिंग कर दी। थोड़ी देर में डिलीवरी वाला पिज़्ज़ा लेकर आ गया। सब साथ बैठकर पिज़्ज़ा खा रहे थे। वो तीनों खा रहे थे। ऋषभ से भी कहा तो उसने मना कर दिया। जानबूझकर अभय ऋषभ को चढ़ाने के लिए कहने लगा, टीना तुझे नहीं लगता आज ये पिज़्ज़ा कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है? आज लगता है कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाला है इन लोगों ने। हाँ भैया, कुछ लग तो ऐसा ही रहा है। ऋषभ उनको देख रहा था।
अभय ने कहा, ओए ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूँ लोग कितना जल्दी बदलते हैं। आपको तो पिज्ज़ा कभी अच्छा नहीं लगता, फिर आप ऐसे मुझे खिलाने के लिए कह रहे हैं ना। अपनी नापसंद चीज़ को कैसे खा रहे हैं आप? तो ये तो फिर भी पिज़्ज़ा है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊँ। अब खाने का क्या लेगा? टीना ने पिज़्ज़ा सिर्फ तेरी पसंद देख के बोला था, क्योंकि तुझे पसंद है। अब तो मान रख ले, मुझे पहले भूख नहीं थी, पर आप लोगों के प्यार को देखकर लग गई। रूही ने पिज़्ज़ा का स्लाइस उठाते हुए कहा, लो ऋषभ जी, आप इतने प्यार से दे रही हैं तो ज़रूर खाऊंगा। सबने खाना खत्म किया और अभय ऋषभ के रूम में चला गया और रूही टीना के। कुछ देर बाद टीना सो चुकी थी, पर रूही की नींद अब भी कोसों दूर थी। अचानक उसके पेट में हल्का हल्का पेन होने लगा। उसने कहा, ये पेन अचानक क्यों होने लगा? और बर्दाश्त से भी बाहर है। अनजान घर में हूँ, टीना को उठाऊँ क्या? नहीं नहीं, इतनी मुश्किल से तो सोई है। आज पूरे दिन वैसे ही कितनी परेशान थी, उठाना ठीक नहीं। पर मुझसे सोया भी तो नहीं जाएगा। एक काम करती हूँ, फर्स्ट एड बॉक्स देखती हूँ, यहीं कहीं होगा, उसमें कोई पेन किलर ही मिल जाए। सामने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर मुंह में पकड़े रूम के दराजों को खोल कर देखने लगी। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे बॉक्स तो मिल गया, पर पेन किलर नहीं मिला। यहाँ पर तो कोई पेन किलर नहीं है। अब क्या करेगी तू? यहाँ बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है। एक काम करती हूँ, नीचे गार्डन में जाकर वॉक कर लेती हूँ, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। कहकर वह नीचे आई और नीचे पेट को पकड़कर घूमने लगी। अभी अभी तक सोया नहीं था। वह अपने रूम की खिड़की के बाहर कुछ देख रहा था। उसकी नज़र रूही पर पड़ी। ये रात को क्या कर रही है यहाँ? उसे नीचे देखकर वो भी दबे पांव वहाँ पहुँच गया और कहने लगा, लगता है बुआ के घर में आज कोई भूत या चुड़ैल आ गई है। रूही पीछे मुड़ी और दर्द भरी आवाज़ में कहा, क्या कहा? चुड़ैल कहाँ है? कहते ही वो उसके पीछे होली, तुम और कौन? रात में जागकर जो यहाँ टहल रही हो, पूरी चुड़ैलों वाले काम कर रही हो। रूही ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसके पेट का दर्द ज़्यादा बढ़ गया। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, माथे पर सिलवटें बढ़ गईं। अपने पेट को भींचती हुई वो झूले पर बैठ गई। अभय उसके सामने आया और उसको पेट पकड़ा बैठा देखकर बोला, ओ हेलो, बस मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। वो अब भी कुछ न बोली। उसकी दर्द के मारे आंखें बंद होने लगीं। वो उसे देखकर बोला, ठीक तो हो ना तुम? ये शक्ल अजीब सी क्यों बना रखी है? और ये पेट पेट क्यों पकड़ रखा है? वो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आंख बंद किए हुए ही वो बोली, पेट में दर्द? हाँ, तो यहाँ क्या कर रही हो? घूम कर देख रही थी, क्या पता सही हो जाए। किसी को उठाया क्यों नहीं? और ऐसे बैठने से वो कौन सा ठीक होने वाला है? चलो मेरे साथ अंदर। रूही का दर्द इतना था कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने कोशिश की, लेकिन दोबारा वो पेट पकड़कर वहीं बैठ गई। देखते देखते वो वहीं बेहोश हो गई। अभय ने उसको गिरने से संभाला और उसके उस मुंह को हिलाते हुए कहा, रूही रूही, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अभय ने उसको पास ही रखी चेयर पर सहारा देकर बिठाया और फौरन अंदर जाकर कार की चाबी लेकर आने के बाद उसे अपनी बाहों में उठाया और फौरन कार की तरफ बढ़ गया। उसको कार की बैक वाली सीट में लिटाया और उसके बाद खुद कार में बैठा और कार स्टार्ट कर दी। हॉस्पिटल का रास्ता वैसे तो यहाँ से 30 मिनट का था, लेकिन उसके वो तेज़ी से ड्राइव करके 15 मिनट में ही तय कर लिया। रूही अभी भी बेहोश थी। उसको कार से बाहर निकाला और हॉस्पिटल में डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाता हुआ अंदर आया। कुछ वार्ड बॉय उसकी आवाज़ सुनकर स्ट्रेचर लेकर उसकी तरफ बढ़े और उसे उस पर लिटाया और ओपीडी ले गए। डॉक्टर कुछ देर में अंदर आ गए और उसे चेक करने लगे। अभय बाहर ही चक्कर काट रहा था। डॉक्टर थोड़ी देर बाद रूम से बाहर आया। अभय ने तुरंत उसकी तरफ बढ़कर पूछा, डॉक्टर कैसी है वो? ठीक है वो? क्या हुआ? वो अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गई? पहले पेट दर्द की शिकायत थी उसे। उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द हुआ और फिर वो बेहोश हो गई। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनका खाने का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और मैंने दवाइयाँ दे दी हैं और कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप जाकर उनको काउंटर से लेकर आओ। कुछ मिनटों में आराम हो जाएगा। अभय ने डॉक्टर से लिखी हुई दवाई की स्लिप ली और काउंटर से दवाई लेकर आ गया। जब तक वो आया, रूही को भी होश आ चुका था और वो बाहर बेंच पर बैठी थी। अभय उसे बाहर बैठा देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर क्यों नहीं हो? वो, मुझे हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं, मुझे घर जाना है। घर चलें? ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर से और पूछ लेता हूँ। वैसे तुम ठीक तो हो ना? अब कोई दर्द तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का?
हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ। कहो तो नाच कर दिखाऊं। अब वो डॉक्टर से परमिशन लेकर उसे घर ले आया। सुबह के 3 बज रहे थे। रूही जैसे ही अंदर आई, टीना हॉल के चक्कर काट रही थी और ऋषभ सोफे पर बैठा ऊँघ रहा था। रूही को देखकर टीना एकदम उस पर बरस पड़ी। कहाँ चली गई थी? पता है कितनी टेंशन ले ली थी मैंने तेरी। ऊपर से तू फ़ोन नहीं उठा रही थी। और भैया आप इसके साथ बाहर कहाँ गए थे? ऋषभ ने जैसे हलचल सुनी, वो अपनी आंखें खोले बोला, देख ले, मैंने कहा था ना, दोनों बाहर लॉन्ग ड्राइव पर गए होंगे। देख, यहाँ हम इनकी टेंशन ले रहे हैं। तूने तो मेरी नींद भी खराब कर दी और ये बाहर की हवा खाकर आ रहे हैं। अभय ने बिना कोई जवाब दिए रूही को आराम से सोफे पर बैठाया। अरे वाह भाई वाह, यहाँ तो लड़की को सहारा दिया जा रहा है। मैटर क्या है? कहकर ऋषभ मुस्कुराने लगा। अभय ने आकर उसके सर पर एक चपेट मारी और कहा, ओह, आधी नींद में भी जागते हुए ख्वाब देखने वाले इंसान। जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहकर उसने सारी बात उन दोनों को बताई। अरे भाई, ऐसा था तो फिर आपने हमें उठाया क्यों नहीं? तुम सो रहे थे तो सोचा खामखा तुम परेशान होते। रूही जी, आप ठीक तो हो? अब ऋषभ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये शायद उस पिज्ज़ा की वजह से हुआ। हो सकता है, लेकिन अब जितना बाहर का खाना खाना था खा लिया, अब और नहीं। अभी कुछ दिनों तक कुछ नहीं खाना, समझी? टीना, तू एक काम कर, देख फ्रिज में ब्रेड होगी, जाकर उनको सेंक कर ला और रूही को दे दे। उनको कुछ खिला के दवाई देनी है। ठीक है भैया, कहकर टीना किचन की तरफ चली गई। मैं रूही जी के लिए जूस लेकर आता हूँ, उनको कुछ आराम मिलेगा। कहकर ऋषभ भी चला गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही तुम्हें? अभय ने रूही से पूछा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मैंने आप सबको खामखा परेशान कर दिया। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अब खा के आराम करना। थैंक यू। आपका इसमें थैंक यू कैसा? अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। कुछ देर में टीना रूही के लिए ब्रेड और ऋषभ जूस लेकर आ गया। रूही ने एक आध ब्रेड खाई। उसके बाद अभय ने उसको डॉक्टर ने जैसे दवाई बताई थी वो दे दी। उसके बाद में सब सोने चले गए। दोपहर के टाइम अभय गाड़ी के पास खड़ा इधर उधर चक्कर काट रहा था। ऋषभ की नज़र जब उस पर गई तो उसने कहा, भाई ये आप ऐसे चक्कर क्यों काट रहे हो? अगर आप इतने ही फ्री हो तो भाई मैं अभी गया और यूं आया, तैयार होकर साथ में चलेंगे घूमने। अभय ने कहा, ओए रुक, तुझसे किसने कहा मैं खाली हूँ? अगर खाली नहीं तो ऐसे घूम क्यों रहे हो? वो मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। वेट? आप वेट कर रहे हैं? उसकी कोहनी पर हाथ मारते हुए तुनकते हुए ऋषभ ने बड़े ही शर्मीले स्वभाव से कहा, किसका? अभय ऋषभ को कुछ कह पाता तब तक ऋषभ की नज़र सामने रूही पर पड़ी। ऋषभ ने अपनी जीभ होठों पर फिराते हुए कहा, ओह, तो अब समझ में आया किसका वेट हो रहा है। क्या बात है, आप तो फॉरवर्ड में खेल रहे हैं और मैं कहाँ आपका इंतज़ार बैकयार्ड में कर रहा हूँ। उसके बाद उसने अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए टेढ़ी मुस्कान बिखारते हुए कहा, भाई आखिर चल क्या रहा है ये सब? बोलो। हाँ मुझे तो। चुप कर टिशु, तू भी ना। अरे पागल, कल उसकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं, बस इसीलिए। यही बात है? मतलब इतनी सी? नहीं नहीं, तेजी से ऋषभ ने कहा। हाँ यही बात है, टीना ने बोला है तो ये फुकू भी सी मुझे भी तो बोल सकती थी। तभी रूही और टीना वहाँ पहुँच गए। चल रूही, तू भैया के साथ जा और प्रॉपर रेस्ट करना, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी और है कॉलेज की। लेकिन टीना, मैं खुद चली जाती ना, अभय जी को क्यों परेशान? अभी रूही ने इतना ही कहा था कि ऋषभ बीच में गुगली करता हुआ बोला, इसमें परेशानी कैसी? अरे आप कह दें तो मैं छोड़ दूँ आपको। अभय ने डपटते हुए उसके सर पर तपली मारते हुए बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे वैसे भी काम था ना कुछ, तो जाकर वो कर ले। ये मैं कर दूंगा। टीना दोनों को ऐसे देखकर एक बार तो असमंजस में आ गई कि ये तख्ता पलट कैसे हो गया। तुम बैठो रूही। रूही कार में बैठी। अभय जैसे ही कार स्टार्ट करके थोड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था, तभी एक गाड़ी सामने से आती दिखी और उसमें से कोई उतरा। रूही ने कांपती आवाज में गाड़ी के नीचे झुकते हुए कहा, जीजू यहाँ। तभी वो अभय के कंधे को पकड़ते हुए नीचे छुप गई। अभय ने उसकी इस हरकत को देखकर कहा, ये क्या कर रही हो? जीजू हैं तुम्हारे, ऐसे क्यों छुप रही हो? कोई खूंखार जानवर थोड़ी हैं जो तुम पर लपक पड़ेंगे। रूही ने मन में कहा, हैं तो ये वही वैसी खूंखार जानवर ही। वो उसे चुप कराने का इशारा करते हुए धीरे से बोली, प्लीज़ चुप रहो थोड़ी देर।
अभय को उसका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। रूही ने धीरे से कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ रहते हुए मैं तो ये भूल ही गई थी कि घर पर जीजू हैं। कैसे घर? अभय ने उसे बड़बड़ाता हुआ देखकर कहा, कुछ कहा क्या तुमने? वो अपने ही कसमकस में डूबी हुई थी। अभय ने उसके मुंह के आगे कहा, ओ हेलो। रूही मन ही मन कह रही थी, हे भगवान प्लीज जीजू यहाँ से चले जाएं, प्लीज प्लीज। समीर आगे बढ़कर कार के पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी उसका फोन बजा और वो साइड हो लिया। तभी रूही ने कहा, प्लीज कार स्टार्ट करो और यहाँ से ले चलो तुरंत। क्यों? पर उन्होंने शायद तुम्हारे लिए ही कार रोकी है और तुम। मैंने कहा ना प्लीज़ थोड़ी। हाँ हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, कहो तो पैर पकड़ लूँ, अब चलो यहाँ से। भरी आंखों से रूही ने कहा और अपने हाथ जोड़ लिए। उसने आंसू देखकर अभय ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चलूँ तो बस चल रहा हूँ, पर ऐसे रोया मत करो। कहकर उसने कार स्टार्ट की। समीर ने फ़ोन से ध्यान हटाया तो सामने गाड़ी जाती दिखी। उसने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, रूही बस बहुत हो लिया लुका छुपी का खेल अब। इधर अभय और रूही कुछ दूर आगे गए। तभी रूही ने कहा, कार रोको और मुझे यहीं छोड़ दो। क्या यहीं छोड़ दूँ? पर क्यों? तुम्हारा घर नहीं आया अभी। पर मैंने कहा ना छोड़ दो मुझे। मैं नहीं चाहती। तुम्हारी तबीयत ठीक भी नहीं है। यहाँ बीच रोड पर क्या करोगी? कुछ भी करूँ तुमसे मतलब अपना काम करो। तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जो तुम्हें हर बात बताऊँ। लगते ही कौन हो तुम मेरे। तुम ये सुनकर अभय का गुस्सा आ गया। उसने एकदम से कार रोकी और कहा, उतरो। कोई नहीं मैं तुम्हारा। यहाँ से तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ मैं, और तुम चलो उतरो अभी के अभी। कहकर वो कार से उतरा और दूसरे दरवाजे को खोलते हुए उसका हाथ पकड़ा और खींचकर उसे बाहर निकाला। यही चाहती थी ना? लो वैसे भी अनजान लोगों के साथ कार में बैठना सही नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही कौन तुम्हारा। मैं ही पागल था जो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम भी सब लड़कियों जैसी ही हो। रूही चुपचाप अपने दिल में गुबार लिए खड़ी थी। हाँ सही है, अनजानों से बात भी नहीं करनी चाहिए। रहो यहाँ अकेले। कहकर वो गुस्से में कार में बैठ गया और स्टार्ट कर दी। इधर वो अपने कहे शब्दों का अफसोस कर रही थी। पागल हूँ मैं, उस कम ज़र्फ का गुस्सा इस पर निकाल दिया। अभय भी कहीं न कहीं गिल्ट में था। अगर उसने कहा भी था तो तू समझा सकता था उसको। बीच रोड पर छोड़कर आ गया, जहाँ से कोई कार और टैक्सी मिलना भी कितना मुश्किल है। वैसे ही उसकी तबीयत खराब है और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो। कहते हुए उसने अपना हाथ गाड़ी में दे मारा। उसने कुछ सोचकर कार को बैक किया और तुरंत रूही के पास पहुंचा। रूही वहीं बीच रोड पर बैठकर रो रही थी। अभय गाड़ी को कुछ पीछे ही रोककर उसके पास आया। अभय की तरफ रूही की पीठ थी। वो दोनों घुटनों के बीच अपना मुंह दिए सिसक रही थी। अभय ने खुद से कहा, ये तुम्हारे आंसू मुझे इतना बेचैन क्यों कर रहे हैं? उसने रूही की तरफ बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। रूही ने अपनी आंखें पोंछीं और कहा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मुझे आपसे सॉरी बोलना चाहिए। आप एक तो अपना टाइम निकाल कर मुझे मेरे घर छोड़ने आए, ऊपर से मैंने गुस्से में आपसे क्या क्या कह दिया। वो मैं किसी बात को लेकर परेशान थी। अभय ने कहा, परेशान? तुम जब घर से निकली तब तक सही थी, लेकिन जैसे ही तुमने तुम्हारे जीजू को देखा वैसे ही। रूही ने अनजाने बनते हुए कहा, वैसे ही क्या? देखो मैं जानता हूँ कुछ तो ऐसा है जिसे तुम सबसे छुपा रही हो और खुद अंदर ही अंदर उन सब चीज़ों से घुट रही हो। मैं तुमसे बात नहीं पूछूंगा अभी, तो बस इतना ही कहूँगा कि इस बात को अपने तक इतना मत रखना कि तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए मुझसे नहीं तो किसी और से ये बात शेयर करो। रूही चुपचाप अभय की आंखों में देखती रही, जो उसको बहुत प्यार से बात समझा रहा था। अभय ने अगले ही पल कहा, क्या तुम घर अपने जीजू की वजह से नहीं जाना चाहती? रूही ने एकदम से अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से कहा, आपको कैसे पता? इतना तो समझने लगा हूँ तुम्हें, लेकिन अगर घर नहीं जाना तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर तुम एक काम करो, वापस बुआ के घर चलो। वहाँ नहीं, वहाँ तो जीजू वापस आ जाएंगे। वो मुझे आकर ले जाएंगे और मुझे उनके साथ नहीं जाना। ऐसे कब तक करोगी? सामना तो करना ही है। बात भी नहीं बताना चाह रही हो, घर भी नहीं जाना। माना कोई रिश्ता नहीं है हमारा, पर तुम्हें देखकर लगता है जैसे कुछ ना कुछ तो हमारे बीच है। पर क्या? अपने ख्यालों में वो खुद से ही बोला, हाँ माना अपना कोई रिश्ता नहीं, पर तुम टीना की दोस्त हो और इंसानियत के नाते मैं जब तक तुम्हें घर तक नहीं पहुंचा देता तब तक कहीं भी नहीं जा सकता। और तभी वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं मेरी बात समझो, मैं नहीं जा सकता ऐसे तुम्हें छोड़कर। पर मैं भी तो नहीं जा सकती ना, और टीना के घर तो अब बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद को संभाल सकती हूँ, तुम जाओ।
मतलब लगा क्या रखा है, जाओ छोड़ जाओ। कह दिया ना नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें जाना कहाँ है। और हाँ, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। दिलजीत रूम में बैठकर पूर्वी से रूही के बारे में पूछ रहा था कि अब तक वो आई क्यों नहीं। काम तो कल ही का ही था, उसे फ़ोन भी नहीं लग रहा उसका। बहुत समझाया है मैंने उसे कि फ़ोन को ऑन रखा कर, पर नहीं, वो सुनती कहाँ है। तभी उसका फ़ोन बजा। पूर्वी ने कहा, देखो कहीं उसी का तो फ़ोन नहीं आया। दिलजीत ने फ़ोन देखा तो किसी नए नंबर से कॉल थी। वो पूर्वी को देखकर बोला, किसी और का है शायद। किसका? उठाकर बात करना। हाँ दी, देखता हूँ। उसने जैसे ही हेलो कहा, किसी ने दूसरी तरफ से कुछ कहा, जिसे सुनकर एकदम से वो बोला, कब? क्या अभी? कुछ और सुनने के बाद उसने ठीक है कहकर फ़ोन काट दिया। पूर्वी ने पूछा, कौन था? क्या हुआ, इतना टेंस क्यों दिख रहे हो? दी, मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, मुझे तुरंत निकलना होगा। क्यों, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? छुट्टी कैंसिल? कितने दिनों बाद तो तू आया था, अभी तो ठीक से बात भी नहीं हुई। दी, आपसे क्या छिपा है, अब मेरी लाइफ तो बस यही है। क्या पता अगले पल क्या हो। अब इमरजेंसी है तो जाना तो होगा। टिकट भी सेंड कर दी उन्होंने। टिकट? कब की, मतलब इतनी जल्दी? वो छोटा सा मन बनाकर बोली। ओ दीदी, आप ऐसा करेंगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा आपके भाई का। कल ही मेल कर दी थी टिकट तो मेरे पास, और छुट्टी कैंसिलेशन का नोटिस भी। फ़ोन भी किया था कई बार, पर शायद मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब फ़ौरन निकलना होगा। ठीक 1 घंटे में फ़्लाइट है। ये सब तो ठीक है दी, पर ये रूह कहाँ है? उससे मिले बिना कैसे जाऊँ? बाद में मुझे बहुत सुनाएगी। ये तो सही कह रहा है। तुम दोनों के मैटर का मैं कुछ नहीं जानती। खुद गायब है, पर दोस्त उसने मेरे मत्थे ही मरना है। कोई नहीं, तू उसकी फ़िक्र ना कर, मैं उसे समझा दूँगी। तू अपने जाने पर ध्यान दे। माँ को भी बता देती हूँ। पापा तो हैं नहीं यहाँ, रहते तो कौन सा फ़र्क पड़ना है उन्हें मेरे जाने से। नहीं, ऐसा नहीं है जीत। तेरे बारे में माँ पापा दोनों फ़िक्रमंद हैं। बस उनकी नाराज़गी अभी वहीं तक सीमित है। पर इस घर में शायद सबका ईगो ही ऊंचा है। एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से पता करते रहेंगे, पर मजाल है कि किसी का बात कर लें। पता नहीं क्या घट जाना है। ईगो जैसा कुछ नहीं है, पर अभी इस बात पर बात ना करें तो ही अच्छा है दी। बात को बदलने के लिए उसने कहा, मुझे तो उस रूह की बच्ची की फ़िक्र है, पता नहीं कहाँ है। और सच कहूँ तो उससे मिल के मिले मिला जा भी नहीं सकता। पता नहीं कब आऊँ अब अगली बार, आ भी पाऊँ या नहीं। ओए, ऐसे बोल के मेरा खून मत जला। कभी दोबारा ऐसा कहा तो खबरदार। जो, हाँ हाँ, ध्यान रखूँगा। अच्छा दी, क्या कहा था उसने? वो कल दोस्त के घर गई है ना? हाँ, वो टीना के घर गई है। आपके पास उसका कोई नंबर है क्या? रूह का तो मिल नहीं रहा, शायद उसी के ज़रिए बात हो जाए। मेरे पास तो नहीं है, पर शायद डायरी में होगा। रुक, मैं देखती हूँ। आप रहने दें, मैं खुद देख लेता हूँ। आप मेरा बैग पैक कर दें, कहकर वो रूही के रूम में डायरी ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसी डायरी मिल गई, जिसमें उसने टीना का नंबर निकाल कर मिलाया। टीना इधर अपने बीते कल में ही खोई हुई थी कि उसका फ़ोन बजा। उसका ध्यान फ़ोन की रिंग पर नहीं गया। ऋषभ वहीं से जा रहा था। फ़ोन बजता देखकर वो आया और टीना को कहा, कहीं खोया हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ए फुकू, तेरा ध्यान किधर है? देख, कब से तेरा फ़ोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही? तेरी रिंग टोन ना बड़ी अजीब है यार। मेरे कान पक गए, बदल ले इसे। एकदम से उसने फ़ोन में फ्लैश होते नंबर को देखा तो वो फ़ोन को उठाकर साइड रखने लगी तो ऋषभ बोला, ओए, क्या कर रही है, बात क्यों नहीं कर रही? भाई, पता नहीं किसका नंबर है, कोई अननोन है, और वैसे भी मेरा मन नहीं है किसी से भी बात करने का। फ़ोन फिर से बजा। ऋषु परेशान होता हुआ बोला, यार, एक तेरी ये रिंगटोन जिसने सुबह सुबह सारा ही मूड ख़राब कर दिया, और अब तू उठा ले। क्या पता किसी को कोई इम्पोर्टेंट गल करनी हो तेरे नाल। मेरे सीन सोनी सी बहना। ठीक है, देखती हूँ, कहते ही उसने उठाकर कहा, हेलो। तभी वहाँ से आवाज़ आई, रूही कहाँ है? उस मेरी उससे बात करवाओ। टीना ने मन ही मन कहा, अब ये कौन है जो उससे रूही से बात करवाने के लिए कह रहा है? चलो पूछ ही लेती हूँ। सोचते ही उसने कहा, जी आप कौन? कौन किस क्यों बात करना चाहते हैं? और आप रूही से क्यों बात करना चाहते हैं? मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। ओह अच्छा, पर रूही तो, देखो मैं जानता हूँ वो तुम्हारे घर पर है, तो मेरी बात करवा दो उससे। जल्द से ऋषभ ने इशारे से पूछा, किसका कॉल है? टीना ने फ़ोन पर हाथ रखते हुए कहा, रूही के भाई का। उसके लिए पूछ रहा है, पर रूही तो गए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, वो अब तक घर नहीं पहुंची। हाँ, उसको तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था, तो इसका मतलब
पर अब इनको क्या बोलूं? टीना ने झुंझलाते हुए पूछा। बोल दे वो वॉशरूम में है, जैसे ही आती है वैसे ही बात करवाती हूँ, क्योंकि अभी अगर बताया कि उसको घर के लिए निकले बहुत टाइम हो गया है तो ठीक नहीं होगा, वो भी परेशान हो जाएंगे। तब तक मैं भाई से फ़ोन करके पूछता हूँ कहाँ हैं वो। जब तक तू इनको हैंडल कर। यही ठीक है। ऋषभ ने अभय के पास फ़ोन मिलाया। अभय रूही को लेकर परेशान था, क्योंकि वह वहाँ से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं थी। फ़ोन बजते ही उसने फ़ोन निकाला और बोला, हाँ ऋषु बोल, क्या बोलूँ? आप बताओ, लड़की को कहाँ भगा कर ले गए हैं आप? कौन लड़की और किसको भगा कर ले गया? मैं कुछ भी मत बोल ऋषु, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। भाई मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। अब आपके कामों से तो यही लग रहा है जैसे भगा कर ले गए हो। तभी तो रूही जी अब तक अपने घर नहीं पहुँची। उनके घर से कॉल आ रही है। उससे बोलो कि वो अपने घर में बात कर ले। साथ है ना वो आपके? उसके घर वाले रूही को फ़ोन पर कॉल करेंगे ना? तेरे पर क्यों किया? ओ मेरे भोले भाई, वो मेरे पर क्यों करेंगे? मैं कौन सा उनका दामाद हूँ? टीना के फ़ोन पे फ़ोन किया है, रूही का फ़ोन बंद है। उससे बोलो कि वो अपने फ़ोन को ऑन करके बात कर ले। ठीक है, कहता हूँ। वैसे सच में तो भगा कर नहीं ले गए ना आप? बता दो, आपका भाई वकील है, सब हैंडल कर लेगा। कहते हुए वो हंस दिया। तू ना चुप कर ऋषु। और फ़ोन काट कर अभय ने फ़ोन काट दिया। इधर दिलजीत ने कहा, हेलो मैडम, रूही से बात करवाओगी मेरी? अब तो आ गई होगी ना वो? अर्जेंट है, वरना मैं ऐसे किसी को बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं करता। अरे वो हाँ, उसने कहा है कि वो खुद आपसे फ़ोन पर बात कर लेगी। उसने कब कहा? मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। रूही वहाँ है भी या नहीं? देखो, मेरा उससे अभी बात करना ज़रूरी है। मेरी 1 घंटे में फ़्लाइट है, मुझे निकलना होगा। अरे कितनी बार कहूँ, यहीं हैं वो। आप फ़ोन रखोगे तो ही तो रूही से बात हो पाएगी। उसके बाद टीना ने फ़ोन काट कर कहा, इसके भाई को अगर सच में पता चल गया ना तो छोड़ेगा नहीं मुझे। वैसे ही वो लड़ता कम है क्या, और तो लड़ने का नया बहाना मिल जाएगा उसे। फुकू, तू सोच, भाई और रूही घर पर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? आखिर चल क्या रहा है? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, आप भी ना क्या क्या सोच लेते हो। आप अभय भाई को जानते हैं? फिर भी जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। इधर अभय रूही से बोला, अपना फ़ोन ऑन करो और घर पर बात कर लो, तुम्हारे घर से कॉल आ रही है। मेरे घर से? किसकी? तुम्हारे भाई की। क्या? कहते ही उसने फ़ोन ऑन किया और अपने भाई को कॉल लगाया। दिलजीत अब तक अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो चुका था और परेशान सा इधर उधर चक्कर काट रहा था, क्योंकि उसको जल्द निकलना था। जीत छोड़ उसे, मैं बात कर लूँगी उससे। कहीं तेरी फ़्लाइट टेक ऑफ ना कर ले। और तेरा मन अगर नहीं मानता तो ना तो तू उससे फ़ोन पर बात कर लियो। पर दी, आप तो जानती हैं ना वो ऐसे नहीं मानेंगे। इतने में उसका फ़ोन बजा। उसने उठाते ही कहा, कहाँ है तू? भैया वो मैं, तुझे पता भी है मैं कब से फ़ोन मिला रहा हूँ, परेशान हो गया था, और जल्दी से घर आ जा। भैया घर? हाँ क्यों, क्या हुआ? भैया वो कॉलेज में मुझे एक असाइनमेंट के चक्कर में रुकना पड़ रहा है और वो आज ही सबमिट करना है, तो मैं भी अभी कैसे घर। अभय ने जब ये सुना तो वो दंग रह गया और खुद से बोला, कितनी आसानी से झूठ बोल दिया इसने। माय गॉड, ये लड़की भी। दिलजीत उसको अपने जाने के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक रूही आएगी तब तक उसको बहुत लेट हो जाएगा। तो उसने कहा, ठीक है, तू आराम से काम कर, अपना ध्यान रखना अपना, और हाँ सबका, अपना फ़ोन ऑफ मत रखना। कहकर रखा कर, जान ही निकल जाती है मेरी जब तक तेरे से बात नहीं होती। ठीक है भैया, कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। इधर अभय ने कहा, जब तुम्हारा भाई तुम्हें घर बुला रहा है तो गई क्यों नहीं? तुम नहीं समझोगे। और तुमने कहा ना चले ना जाओ, कहकर वो चले जाओ। वहाँ से उठकर आगे बढ़ने लगी। अभय ने कहा, क्या करूँ इस लड़की का? थोड़ी देर बाद रूही का फ़ोन बजा। उसने देखा घर से कॉल था। उसने कहा, हेलो, कहाँ है लाडो? माँ, वो जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच। समीर पूर्वी को हॉस्पिटल लेकर गया है। क्या हुआ माँ? दी को तू तू वहाँ पहुँच, मैं अभी जा रही हूँ, वहीं पहुँचकर बताऊँगी। इतने में ही रूही ने कहा, ठीक है माँ, मैं बस पहुँच रही हूँ। और उसने अभय से कहा, तुम जल्दी से हॉस्पिटल चलो। अभय ने कहा, हॉस्पिटल? वो क्यों? रूही रूही ने रोते हुए कहा, चल रहे हो या नहीं? अरे ठीक है, चल रहा हूँ, पर इसमें रोने की क्या बात है? कहकर उसने फ़ौरन कार स्टार्ट की और कुछ मिनटों में बताए गए हॉस्पिटल के सामने आकर कार लगा दी। और कार से उतरते ही रूही ने अभय से कहा कि लिफ्ट देने के लिए थैंक यू, अब तुम अपने घर जाओ। मेरा अब तक का साथ देने के लिए थैंक यू। घर? पर ऐसे यहाँ तुम्हें अकेले छोड़कर? अरे अकेले नहीं हूँ मैं यहाँ। इतने में पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी, रूही। रूही ने पीछे मुड़कर कहा, हाँ माँ। दी को क्या हुआ है? वो ऐसे अचानक हॉस्पिटल में? वो जीने की सीढ़ियों से गिर गई हैं। सीढ़ियों से कैसे माँ? पता नहीं, अचानक पैर फिसल गया होगा।
पर अब ठीक है। इतने में पीछे से आकर समीर ने कहा, आ ही गई ना तुम। अभय अभी वहीं खड़ा था, उनकी बात सुन रहा था। उसको ये बात अजीब लगी, पर उसने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। रूही को सब बातें समझ आ रही थी। रूही ने अभय से कहा, तुम जाओ यहाँ से, माँ हैं, हम सब देख लेंगे। अभय को भी वहाँ रुकना अब ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो उनकी फैमिली के साथ करता भी क्या। अब समीर भी था जो सब चीज़ें हैंडल कर लेता, इसलिए वो नमस्ते करता हुआ वहाँ से आ गया। इधर रूही तुरंत पूर्वी के रूम में पहुंची तो देखा वो आराम से लेटी हुई थी। उसने कहा, दी कैसी हैं आप? अब रूह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट लगी है। पर दीदी, ये तो बहुत बड़ी लग रही है, आखिर आप गिर कैसे गईं? तभी साक्षी ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आया कि, और पता नहीं ये लड़की कैसे चलती है। माँ, आप, पापा और भैया कहाँ थे उस टाइम? वो तो घर पर ही थे ना। माँ तो मार्केट गई हुई थी। और तेरे पापा का तो कुछ तुझे पता है, वो आउट ऑफ दिल्ली हैं, एक रिश्तेदार के यहाँ। सिर्फ पूर्वी और समीर थे वहाँ। रूही ने समीर की तरफ देखा, जो उसने देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। रूही उसकी इस हंसी को अच्छे से समझती थी। वो जानती थी ये सब समीर ने जानबूझकर किया है। समीर ने कहा, मैं पूर्वी की दवाई लेकर आता हूँ। रूही भी उसके पीछे पीछे रूम के बाहर आ गई और उसने कहा, ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? तभी समीर ने कहा, तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा था क्या? तुम्हें चूहा बिल्ली का खेल बहुत पसंद है ना, तो उसी का फल तुम्हारी बहन को मिला है। क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा, कि मुझे इस हद तक मजबूर होना पड़े? तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है उसको यूं दर्द देना? नहीं मेरी जान, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर शायद तुम्हें अपनी बहन को यूं देखना अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्या, देखो, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? तुम मेरा पहला प्यार हो, और तुम ये भी जानती हो। कहकर उसने रूही को अपनी तरफ खींचा और कहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रूही खुद को उससे दूर करने की एकदम से रूही से रूम से साक्षी बाहर आई और उसने रूही को समीर के इतने पास देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो उनकी बातें सुनने लगी। रूही ने कहा, क्या आप मुझे भूल नहीं सकते? नहीं भूल सकता, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकता। ये तुम अच्छे से जानती हो पूर्वी, और पूर्वी से शादी मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से की है। जब साक्षी ने ये सुना तो उसके हाथ से पानी की बोतल छूट गई। रूही और समीर ने पीछे देखा तो समीर तुरंत ही रूही से अलग हुआ और कहा, मम्मी जी आप? साक्षी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। समीर ने वहाँ से निकलने के लिए कहा, दवा लेकर आता हूँ मैं केमिस्ट से। समीर के जाते ही साक्षी ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे हॉस्पिटल से बाहर लाकर खड़ा किया। रूही कहती रहेगी, माँ क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खींच रही हैं? दर्द हो रहा है, छोड़ दें प्लीज़ माँ। साक्षी ने बाहर आते ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, इस गंदी जबान से मुझे दोबारा माँ मत कहना, समझी? आखिर क्या कसर रह गई थी हमारे प्यार में? अरे लाडो लाडो कहती थकती नहीं थी मेरी जबान। पर शायद तू है ही नहीं इस काबिल। माँ, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं आपको सब बताती हूँ। वो समीर जी, बस एक लफ्ज़ और नहीं, नहीं सुनना मुझे कोई और सच, वो भी तेरी इस काली जबान से। और क्यों सुनूं मैं, जब सब आंखों से देख लिया? इतना कैसे गिर सकती है तू? क्या यही हमारे संस्कार थे? मैंने कुछ पूर्वी ने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना और तू उसी का घर उजाड़ने चली है। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, पर तूने तो खुद का ही। वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछती हुई बोली, अरे नहीं, गलती हो गई मुझसे। हमारे मानने से क्या होता है? लगता है कभी अपना माना ही नहीं। माँ, माँ आप क्या कह रही हो? ऐसा करने की क्या, कभी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मैं अपना आपा खो दूँ इससे पहले तू चली जा यहाँ से, दूर, जहाँ से आई थी वापस वहीं लौट जा, मत आना दोबारा यहाँ। तुझे मेरी कसम, अगर तूने कभी मुझे माँ माना है ना, तो मुझे आइंदा अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना कभी। आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपने जो सुना वो सच नहीं है। मैं बताती हूँ आपको बात क्या है। कहते हुए उसने साक्षी का हाथ अपने हाथों में पकड़ा, लेकिन उन्होंने एकदम से वो झटक दिया और कहा, मत कह मुझे माँ, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तेरी वजह से अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, समझी तू? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग।